हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई रैंडम टेस्ट नंबर 4 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ ए सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर थ्रेड ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज रोटेटेड विद स्पीड एंगुलर स्पीड ओमेगा। ये रोटेट कर रहा है, इसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा। मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। द टेंशन इन द थ्रेड इज हाउ मच, टेंशन बताना है। आप ये सोच लीजिए, यदि घूम रहा है तो इसमें एक टेंशन है, तो वो टेंशन कितना है वो हमें बताना है। हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं एक एलिमेंट हमेशा छोटा होता है, राइट। तो छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं, स्मॉल एलिमेंट। लेकिन हम यहाँ पर दिखाने के लिए आपको बड़ा सा दिखा रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली है छोटा। तो देखिए, हमने यहाँ से ऐसे बना दिया और ये जो है सो एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसे ये एक्स एक्सिस जैसा मान लीजिए। ये एंगल कितना है, इसको कुछ कहते हैं, इसको कहते हैं डेल्टा थीटा बाई 2, और नीचे वाला भी डेल्टा थीटा बाई 2। डेल्टा थीटा स्मॉल है क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है, डेल्टा थीटा वो स्मॉल है। इसका नाम कर दे देते हैं ए सी बी। डेल्टा थीटा स्मॉल है, इसका मतलब है कि ए सी बी जो है वो भी छोटा है। यहाँ पर हमने जो बनाया है वो बड़ा दिखाया है केवल इसलिए कि पिक्चर में क्लियर नज़र आए, वरना ये बहुत छोटा है। देख लीजिए, डेल्टा टी बहुत छोटा है। तब अब क्या होगा, ये वायर जो है थ्रेड है, एक्चुअली थ्रेड जो है इसमें टेंशन है, और वो टेंशन टेंजेंशियल होगा डायरेक्शन में। एक का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो इधर होगा। मान लेते हैं वो टी है। इसके पैरेलल जो है एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इसके भी दोनों एक जैसा है। ये डेल्टा थीटा बाई 2 है तो ये अल्टरनेट एंगल हुआ डेल्टा थीटा बाई 2, ये भी हुआ डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये एंगल कितना हुआ, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, और उसका एक पार्ट जो है एंगल का वो डेल्टा थीटा बाई 2 है। तो ए एंगल जो है वो हो गया 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। वही हाल इधर भी है, हम नहीं लिखते हैं। अब ये जो फोर्स हमारा है, टेंशन तो एक फोर्स ही है, ये फोर्स का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है वो कितना होगा, टी टाइम्स कोसाइन ऑफ एडजेसेंट एंगल। इस ये एंगल है, एडजेसेंट एंगल के एडजेसेंट जो लाइन है, डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा आएगा। कॉस और थीटा में यहाँ पर जो एंगल है, एंगल यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये एंगल। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा बाई 2, डेल्टा थीटा बाई 2, ये डेल्टा थीटा बाई 2। वही फोर्स यहाँ पर भी लगेगा, एग्जैक्टली सेम। ये हो गया टी कॉस 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। एक फोर्स इधर लगेगा इसके परपेंडिकुलर में, वही फोर्स इधर लगेगा, और ये दोनों फोर्स जो है सो सेम है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, ये कॉस था तो इधर हो जाएगा टी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये टी साइन 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये कंपोनेंट जो वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो सिग्मा फोर्स जो है टी वाई कंपोनेंट वो जीरो हो जाएगा, एक ऊपर है एक नीचे है। लेकिन एक्स कंपोनेंट इसका जो है वो कितना हो जाएगा, एक ये वाला होगा और एक वाला होगा, दोनों एक्स तरफ है तो दोनों का सम हो जाएगा 2t कॉस 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा बाई 2। ये हो गया 2t कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया डेल्टा थीटा बाई 2। अब क्या है कि हमने ये जो डेल्टा टी ये जो एलिमेंट लिया है वो बहुत छोटा है, मतलब डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, और यदि ये एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा। तो 2t ये साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं जस्ट एंगल, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है। यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए वैसा कर रहे हैं। तो ये दो कट गया और हमारे पास आया टी डेल्टा थीटा। इतना हमारा जो फोर्स है वो एक्स के डायरेक्शन में है, और जब ये डेल्टा थीटा 0 है तो ये फोर्स इधर नहीं लग रहा है, किधर लग रहा है, ओ की तरफ लग रहा है, ये सेंटर की तरफ लग रहा है। आप सोच लीजिए, ये एंगल अभी तो बहुत बड़ा दिख रहा है, यदि ये बहुत छोटा हो जाए तो यहाँ पर रहेगा तो फोर्स इधर लगेगा, राइट, और यहाँ इसके बहुत करीब आ जाएगा तो फोर्स एकदम रेडियल हो जाएगा।
ये जो फोर्स दिख रहा है इसका डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स ओ सेंटर, तो रेडियल फोर्स हो गया, मतलब ये रेडियल फोर्स हो गया। और यही रेडियल फोर्स इस एलिमेंट को सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत है वो प्रोवाइड करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तब उसे एक फोर्स की ज़रूरत होती है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स और इसका वैल्यू कितना होता है? ये होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर, जो भी करना हो। यहाँ आर कैपिटल आर है, एम उसका मास है, इस केस में ये डी एम हो जाएगा। और ये फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा, कोई एजेंट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। और वो फोर्स कितना है? देखिए ये रेडियल फोर्स आया, ये जो टेंशन प्रोवाइड किया इस डायरेक्शन में, इधर वाला टी कॉस 90 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, जो कि टी साइन जो भी आया था, देखिए सब हाथ सिंप्लीफाई करके लिख चुके हैं। दोनों का सम जो है सो टी टाइम्स डेल्टा थीटा है। यही फोर्स जो है सो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यही हो जाएगा रेडियल फोर्स और यही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर, वही लिख रहे हैं। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर ये वैल्यू है हमारा ये टी डेल्टा थीटा। यहाँ पर एम जो मास है टोटल का है ना, हम टोटल नहीं लिख सकते, इसका मास लिखना है। इस एलिमेंट का जो है इसका मास लिखना है। इसका मास हम लेते हैं डेल्टा, डी एम कहते हैं। ये एलिमेंट जो है उसका मास डी एम कहते हैं। और ये डी एम कितना है? इतना लेंथ का कितना मास है आप निकाल सकते हो। टोटल का जो मास है एम है, तो ये कितना मास आएगा वो निकाल सकते हो। एंगल देख के निकाल सकते हैं कि टोटल एंगल यहाँ पर कितना बनाता है। ये जो पूरा का पूरा थ्रेड है वो 2 पाई है। 2 पाई एंगल जो है तब मास उसका एम है। 1 डिग्री 1 रेडियन जब एंगल है तो मास 2 एम बाई 2 पाई है। और ये एंगल यदि डेल्टा थीटा है, यहाँ पर एंगल डेल्टा थीटा है, इस एलिमेंट के द्वारा जो सबटेंड किया जाता है ओरिजिन पर, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा थीटा। यही हो गया इसका मास। उस मास को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, एम बाई 2 पाई डेल्टा थीटा, इधर है ओमेगा स्क्वायर आर, इधर हो गया टी डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा खत्म और टेंशन आपको मिल गया। टेंशन हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 पाई। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 पाई टी। आप सोचिए जरा, आपका आंसर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर सोचने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि यदि हमारे पास एक स्ट्रिंग होता मासलेस और ये एम मास का एक ऑब्जेक्ट है और इसे यदि हम सर्कुलर पाथ में रोटेट करते तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन रहता? इसमें जो टेंशन रहता वो सिंपली रहता एम ओमेगा स्क्वायर, सेम एंगुलर स्पीड से इसको रोटेट कर रहे हैं आर। हमारे पास कितना है? एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 पाई। ऐसा इसलिए कि टोटल जो थ्रेड है, हम यदि उसका थ्रेड का एक पॉइंट को जस्ट कंसीडर करें, यहाँ पर ये जो थ्रेड है उसका एक पॉइंट को कंसीडर करें तो उसका मास कितना हो जाएगा? जस्ट यूनिट मास हम समझ सकते हैं कि सिंपली हम कह सकते हैं कि लैम्डा एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर। एम को हमने रिप्लेस कर दिया लीनियर मास डेंसिटी से, लेकिन तब इसका डायमेंशन गलत हो गया है। डायमेंशन सही करने के लिए आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया लैम्डा एम स्क्वायर आर स्क्वायर। हमें नहीं पता है कि ये सही है या नहीं है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा और बाय चांस ये कांस्टेंट 1 हो गया। ये एक्चुअली लैम्डा ही है। यहाँ पर एम डिवाइडेड बाय 2 पाई जो है इसको लिख सकते हैं ना, आर यहाँ पर ले लिए और ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ पर ले आए। तो ये हो गया लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम। आप डायमेंशन से भी इसको बना के देख सकते हैं कि यदि आप सोच सकते हो कि ओके टेंशन है, टेंशन जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? इसका मास पर डिपेंड कर रहा है, थ्रेड का मास, एंगुलर स्पीड पर डिपेंड कर रहा है और एक रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। इसका पावर अल्फा, इसका पावर बीटा, इसका पावर गामा करके आप निकालोगे यदि इसे, तो आपको इसका अल्फा बीटा गामा का पावर आएगा, एक का 1, यहाँ पर जो आया 1 2 1, कांस्टेंट पता नहीं चलेगा। यहाँ पर इस मेथड से आप निकालोगे तो कांस्टेंट पता नहीं चलेगा, तो वो आप नहीं कर सकते। तो एनीवे ये क्वेश्चन था कि यदि हमारे पास एक थ्रेड है और उसको हम रोटेट कर रहे हैं ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो टेंशन कितना होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ ए वाटर स्लेज टैंकर, ये टैंकर है लेकिन उसमें व्हील नहीं लगा है, स्लेज लगा है ताकि वो स्लाइड कर सके, वो स्लाइड कर रहा है डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है फिगर, ये इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर ये जो है सो स्लेज जैसा स्लाइड कर रहा है। और वो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो कितना एंगल बनाता है, थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ ही थीटा डिग्री बनाता है एंगल। द वाटर सरफेस इन टैंकर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए क्या होता है, यदि गाड़ी रुका हुआ है, मान लीजिए ये हमारा यही है इंक्लाइंड सरफेस और ये हमारा वाटर टैंकर है। जब ये रुका हुआ है, इसका वेलोसिटी जो है 0 है, या फिर यदि वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, इन दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। उस केस में क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये वाटर इसमें जो दिख रहा है टैंकर में वो ऐसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये एक्स एक्सिस ऐसा रहेगा। लेकिन ये यहाँ इस केस में ये जो टैंकर है वो इस रुका हुआ नहीं है ना, वो स्लाइड कर रहा है, और वो स्लाइड कर रहा है, कहाँ लिखा हुआ स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग, स्लाइड कर रहा है। तो किस एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगा, आपको पता है कि यदि हमारे पास कोई ये थीटा एंगल है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं तो उसका एक्सेलरेशन इधर कितना होता है, आप इसका फोर्स देख सकते हैं कि एक वेट है mg, एक नॉर्मल रिएक्शन है, इसका एक कंपोनेंट इधर आता है, दूसरा कंपोनेंट इधर आता है, ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, mg sin थीटा होता है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो इसका एक्सेलरेशन है नीचे अलोंग द प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, वो है g sin थीटा। तो कुछ एक्सेलरेशन है यहाँ पर, और इस एक्सेलरेशन की वजह से यह, अब पानी जो इसमें है टैंकर में जो पानी है वो ऐसा नहीं रहेगा, वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। अब ये जो डाउन हो गया, ये वाटर का सरफेस है, ब्लू रंग कलर से दिखाया गया है, वाटर सरफेस, यहाँ पर वाटर दिख रहा है, ये एंगल अल्फा बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ में। हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई वर्टिकल एक्सिस है, ये अल्फा एंगल बनाता है। और ये एंगल थीटा है जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन पूछा है कि ये अल्फा का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा दिया है, थीटा बाई स्क्वायर रूट 2 दिया है, ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसको बनाने से पहले हम क्या करते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि जब ये इंक्लाइंड प्लेन पर नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, तो हम आते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ये इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस पर टैंकर है, आप चाहो तो इसमें व्हील लगा सकते हो, व्हील लगा दिया, और ये इधर किसी एक्सेलरेशन a0 से चल रहा है और इसमें पानी है। ट्रक ही बना देते हैं इसे, एक और व्हील दे देते हैं। ये है इसका वाटर का लेवल शुरू में, लेकिन जब ये एक्सेलरेशन a0 से चल रहा है तो क्या होगा, वाटर जो है सो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये जो है एंगल थीटा है, ये पानी यहाँ तक आ गया, अब इस तरह से हो गया, इधर पानी गायब हो गया, इधर वाला पानी उधर चला गया ऐसे। और ये tan थीटा कितना होता है, तो ये tan थीटा आपको पता होगा कि ये tan थीटा होता है a0/g। हम अभी आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपको कभी कन्फ्यूजन हो कि a0/g है या g/a0 है, तो आप स्पेशल केस में देख सकते हैं कि स्पेशल केस हमारा लेते हैं कि गाड़ी रुका हुआ है, तो एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, तो ऊपर में रहने से tan थीटा कितना हो जाएगा, 0, मतलब थीटा 0। तो ठीक है, थीटा 0 मतलब हॉरिजॉन्टली है। कहीं आपने g/a कर दिया, मान लीजिए आपने tan थीटा इक्वल टू g/a लिख दिया, और तब स्पेशल केस आप देखोगे, स्पेशल केस कि गाड़ी रुका हुआ है, तो उस केस में a0 कितना है, 0। तो यहाँ पर tan थीटा कितना आएगा, 0 नीचे आ गया, इन्फिनिटी, मतलब थीटा π/2। ये जो है सो π/2 हो गया, मतलब कि ये ट्रक में पानी ऐसे ना होकर पानी ऐसे आ रहेगा, इधर पानी रहेगा ऐसे, वो पॉसिबल नहीं है, गलत है, ये संभव नहीं है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि a0/g होगा या g0/a होगा। लेकिन खैर ये फार्मूला आता कहाँ से है, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन बनाने चल गए, इसलिए कि यहाँ से हम एक फार्मूला बनाना चाहते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम उसको यूज कर सकें। तो इसको बनाने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम हाइड्रोस्टैटिक्स यूज करें। हाइड्रोस्टैटिक्स यूज करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है एक हम इमेजिनरी एक सिलेंडर लेते हैं पानी का, ठीक है, इसका एरिया जो है सो a ले लेते हैं, लेंथ l ले लेते हैं, एकदम पूरा यहाँ तक ले लेते हैं।
ताकि हम इसका लेंथ पूरा L और A पूरा H है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, H/L होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सो हमें क्या करना है कि हाइड्रोस्टैटिक हम देख रहे हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक देख रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पर हम इसको सुविधा के लिए बाहर निकाल लेते हैं। ये पानी जो है सिलेंड्रिकल है, यहाँ पर एरिया है, इधर एक प्रेशर यहाँ पर है, यहाँ कुछ प्रेशर है, मान लीजिए P2 है, यहाँ पर प्रेशर जो है P1 है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा राइट साइड में, P2 टाइम्स एरिया, ये फोर्स लगा। यहाँ पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F1, वो P1 टाइम्स एरिया, और ये दोनों का जो नेट फोर्स हुआ वो हुआ F2 माइनस F1, और इस नेट फोर्स की वजह से इसका मास यदि m है और एक्सलेशन तो A0 से ये जा रहा है तो ये भी A0 से जा रहा है, उसका एक्सलेशन ये है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दिया। F2 को यहाँ से हम यदि सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा P2 माइनस P1 टाइम्स A, और इसका मास कितना है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हम निकालें, इसका मास निकाल रहे हैं तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, ये L है, तो हमें मिल गया मास, और ये हमारा डेंसिटी है। ये यहाँ से ख़त्म हो गया, और P2 माइनस P1 कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। यहाँ पर प्रेशर कितना है, ये पानी की वजह से जो प्रेशर है वो है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P2 प्लस ρgh, पानी की वजह से जो प्रेशर है वो ρgh होता है, तो ρgh लिखे। और P1 यहाँ पर कितना है, ये हवा है यहाँ पर, तो केवल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक का, इधर बचा ρA0 और L भी है, ये P0 तो ख़त्म हो गया, बचा यहाँ पर ρgh इक्वल टू L ρA0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, रो एक चला गया और आपको आ गया A0/g इक्वल टू H/L, और H/L अभी देखे थे वो tan थीटा था, तो यहाँ से आपको वो फार्मूला पता हो गया कि tan थीटा जो है A0/g है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक तरीका है निकालने का, लेकिन हम इससे इसको यूज नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, कोई दूसरा मेथड लगाते हैं, मैकेनिक्स यूज करेंगे। हम मैकेनिक्स यूज करके एक फार्मूला बनाना चाहते हैं जो कि हम यूज कर सके इंक्लाइंड प्लेन में। तो ये हमारा टैंकर है, शुरू में पानी यहाँ पर था ऐसे, अब हो गया है कुछ पानी ऐसे, ये एंगल थीटा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कहीं पर इसमें कोई भी पॉइंट पर जो है सो किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर हम जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है m यहाँ पर, और वो क्या है इक्विलिब्रियम में है, पानी इस तरह से है, उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। पहले इस पर फोर्सेस कितने लग रहे हैं, इस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक m मास है तो mg लगेगा, दूसरा इस पर नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा, और तीसरा फोर्स क्या लगेगा, तीसरा फोर्स ऑब्जर्वर को यदि हम यहाँ पर बैठा दें, मान लीजिए ये ट्रक है इतना बड़ा, यहाँ पर बैठने का जगह है, तो ये आदमी है बैठा हुआ, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो देखेगा जैसे आप एक्सेलरेटेड गाड़ी में रहेंगे ना तो आपको फोर्स फील होता है, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में। गाड़ी यदि कर्व में घूम रही है तो आपको उसके जिस डायरेक्शन में वो घूम रही है उसके उस सर्किल के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स फील होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। लेकिन यदि गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है तो आपको पीछे फोर्स लगेगा, तो गाड़ी इधर एक्सेलरेट हो रही है तो फोर्स पीछे लगेगा, उसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं MA0। और ये स्यूडो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा यदि हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है तो, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर है किस फ्रेम में, इस ट्रक के फ्रेम में है, और ट्रक एक्सेलरेटेड है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है। और आपको पता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, उसको लगाने के लिए आपको पहले स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बार आप स्यूडो फोर्स लगा दिए तब आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है वो कन्वर्ट हो गया इनर्शियल फ्रेम में, और अब आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो ये 3 फोर्सेस हैं, और ये तीनों फोर्सेस के अंडर में ये क्या है, शांति से बैठा हुआ है, मतलब ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये फार्मूला निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल है, एन जो है नॉर्मल रिएक्शन, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बीटा कहते हैं, और ये वाला एंगल अल्फा है। अल्फा जो ये सरफेस है, वाटर सरफेस है ना, वाटर सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम अल्फा बोल रहे हैं।
और बीटा एंगल है नॉर्मल के साथ में जो बन रहा है। ये दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, हम tan बीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो है सो बोला मैंने कि तीनों फोर्सेस के अंडर में ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू ये दोनों फोर्सेस के सम के बराबर होगा और डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। ये दोनों को सम करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो इधर है, एक्जैक्टली अपोजिट है। ये बीटा है तो ए वाला एंगल भी बीटा होगा। होगा या नहीं होगा? देख लीजिए, ए बीटा है तो ए और एक्जैक्टली अपोजिट एंगल है, तो ए एंगल हो गया आपका बीटा। ये एंगल हो गया बीटा। अब यहाँ से आप tan बीटा दे तुरंत बता सकते हैं tan बीटा क्या हो गया। tan बीटा ये जो है सो ये हो गया हमारा कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट। माइनस ए वाई कॉम्पोनेंट बोलते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव ऊपर लेते हैं। इधर x हमारा है, इधर y है, इधर हमारा y प्राइम है जो नेगेटिव वाला है और x नेगेटिव वाला इधर है, तो माइनस ए वाई लिख लीजिए। और ये वाला जो लेना है वो हमारा माइनस एक्स कॉम्पोनेंट है, माइनस एक्स कॉम्पोनेंट। तो हमारे पास आ गया माइनस माइनस खत्म हो गया, ए वाई बाई ए एक्स। ये हमें क्या दे रहा है? ए वाई बाई ए एक्स हमें दे रहा है tan बीटा के वैल्यू, और यही हमारा फार्मूला है। तो इस तरह के पानी के केस में क्या हमें देखना है? हमारे पास सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल जो नॉर्मल, ये वाटर का जो लेवल है ना, वाटर का जो सरफेस है उसका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाता है उसका tan बीटा होता है ए वाई बाई ए एक्स। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, राइट, कोई भी वेक्टर आप लिखते हो f इजिकल टू ए एक्स प्लस ए वाई जे, तो आप इस बोलते हो कि इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो आप बोलते हो सीधे tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। ये थीटा है एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एक्स एक्सिस, ऐसा आपने पढ़ा ही है। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम आ गया है ए वाई बाई ए एक्स, लेकिन यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? पानी के सरफेस पे जो नॉर्मल है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल है हमारा। तो पानी नॉर्मल, पानी के लेवल जो है, पानी का जो सरफेस है वो उसका साथ जो नॉर्मल है उसका एंगल विथ एक्स एक्सिस है होता है ए वाई बाई ए एक्स, बिल्कुल इस फोर्स के फार्मूला की तरह। यही हमारा फार्मूला है। आप इसी को यदि इस केस में हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए क्या बन जाता है। ए वाई कितना है आप निकाल लीजिए। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? माइनस जी टाइम्स एम, और इधर कितना फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में? माइनस एम ए नॉट, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। हम एन को नहीं ले रहे, एन को नहीं ले रहे हैं। आप सोच लीजिए जैसे इस पर कितना दो फोर्सेस लग रहे हैं जो एक्सटर्नली लग रहे हैं। एम जी एक्सटर्नली लग रहे हैं और एम ए नॉट एक्सटर्नली लग रहे हैं, दोनों ही एक्सटर्नली है। ये स्यूडो फोर्स है और ये ग्रेविटी का फोर्स है, और ये आपका आ गया जी बाई ए नॉट, जी बाई ए नॉट। और tan बीटा को लिख सकते हैं हम, बीटा कितना है यहाँ से देख के, बीटा है 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये हो गया जी बाय ए नॉट। एक्चुअली यहाँ पर अल्फा और थीटा दोनों तो सेम हो गया ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको थीटा, अल्फा को थीटा ही कहते हैं। ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। हाँ, तो यहाँ पर हमें कॉट थीटा आ गया जी बाय ए नॉट, और इसको उलट दे तो tan थीटा आ गया ए नॉट बाई जी। देखिए वो फार्मूला आ गया जो हाइड्रोस्टैटिक से बनाए थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला आया है वो इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूला को हम यूज करने वाले हैं कि जो भी एंगल सरफेस के साथ जो नॉर्मल है वो नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है उसका tan, सो tan बीटा वो बिल्कुल फोर्स की तरह होता है ए वाई बाई ए एक्स। यही फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब वापस चलते हैं जो रियल क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम में। यहाँ पर जो है सिंपली हम कहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल किसके साथ में? ब्लू लाइन के साथ में, सरफेस के साथ में ये नॉर्मल है। वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ में, उसका बीटा बोलते हैं। तो बीटा प्लस अल्फा कितना हो गया? ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और अभी हमने जो फार्मूला बनाया उसको यदि हम यूज करते हैं तो ए बीटा का tan जो है वो कितना होता है? सिंपली ए वाई बाई ए एक्स। ए वाई कितना है आप देख लीजिए। अब ए वाई निकालना पड़ेगा, तो इस पर फोर्स कौन कौन लग रहा है? जस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस। एक इसका वेट वाई की डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में, और दूसरा स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ना,
ये एक्सेलरेटेड है तो स्यूडो फोर्स जिधर ये चल रहा है उसके एक्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, किधर चल रहा है, इसके पैरेलल चल रहा है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है इसके पैरेलल है, तो इस डायरेक्शन में इसको दूसरा कलर से कर देते हैं, इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लग रहा है एम ए नॉट, यही दो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ए वाई और ए एक्स निकाल लेते हैं। तो वाई में देखिए ये है एक एम जी नीचे की ओर, तो नीचे का डी देना है नीचे ही लेते हैं, नीचे को पॉजिटिव मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर को पॉजिटिव मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस माइनस अपने काट लेगा, कैंसिल कर लेगा। चलिए नीचे कोई नेगेटिव मान लेते हैं, ये नीचे फोर्स हो गया, और ऊपर कितना है उसको प्लस कर देते हैं, इसका कंपोनेंट आएगा इधर, राइट, इस फोर्स का कंपोनेंट आएगा इधर। ये एंगल कितना है, ये जो देख रहा है ना इसके पैरेलल है, और ये देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, यह हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यह जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ पैरेलल में है, और इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, तो ये पैरेलल लाइन भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा, और तो ये वर्टिकल लाइन है उसके साथ इसका एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो स्यूडो फोर्स एम ए नॉट लग रहा है उसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एम ए नॉट कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, एम ए नॉट कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाई हो गया हमारा। एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आएगा, इसका तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, ये 90 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, इसी का आएगा कंपोनेंट। ये एंगल देखिए थीटा है, तो एम ए नॉट का कॉस थीटा, आप यहाँ से कॉस थीटा लिख सकते हैं, और नहीं तो साइन, इस एंगल को बात करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, दोनों सेम है, यही है, और यहीं से आपको मिल जाएगा आपका वैल्यू। बीटा कितना हुआ है, यहाँ से देख लीजिए, बीटा है 90 माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा, और इधर से एम तो कट गया, ये बचा माइनस जी प्लस ए नॉट कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और नीचे में क्या है ए नॉट कॉस थीटा, ये है कॉट अल्फा, ठीक है। ए नॉट का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, ये माइनस जी प्लस ए नॉट का वैल्यू है जी नॉट, जी क्या है साइन थीटा, और एक साइन थीटा यहाँ से, ए नॉट का वैल्यू फिर जी साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए क्या आया, ये जी तीनों जगह से कट गया, ये -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा ना, ये माइनस किया था हमने, देखिए किसको, निगेटिव वाई एक्सिस को हमने माइनस लिखा था, पॉजिटिव वाई एक्सिस को हमने प्लस लिखा था, ये निगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्स किधर है नेगेटिव एक्स की तरफ में, तो यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा, वो हम भूल गए, ठीक है। और इस तरह से नीचे माइनस, ये कितना आया, ये आया साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस हटा देते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। ऊपर में कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, एक कॉस खत्म, कॉस बाय साइन बच गया कॉट थीटा। ये किसका वैल्यू निकाले जा रहे हैं, कॉट अल्फा का, कॉट अल्फा का वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉट अल्फा इक्वल टू कॉट थीटा, तो अल्फा कितना हो गया थीटा, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए इसको प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमने जो फार्मूला यूज किया वो यहाँ पर है, हमने निकाला कि tan बीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, जैसे कि कोई भी फोर्स हम लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और ये फोर्स का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना होता है, यही ए वाई बाई ए एक्स होता है उसका टेंजेंट का। तो यहाँ पर बिल्कुल वही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा एंगल क्या हो गया, बीटा है, जो कि ये जो वाटर का सरफेस है, लिक्विड का जो सरफेस है उसके साथ जो नॉर्मल बनाता है वो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ में, ये बीटा, बस यहाँ पर। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वाटर का लेवल है वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ में, तो अल्फा है, और दोनों का सम जो है सो 90 डिग्री है। तो यहाँ सब सिंपली निकाल सकते हैं अल्फा कितना है, 90 डिग्री माइनस बीटा।
और यहाँ पर ए वाई, यहाँ पर जो फोर्सेस हैं, एक एक्सटर्नल फोर्सेस, एक वेट है और एक स्यूडो फोर्स है। ये स्यूडो फोर्स किधर लग रहा है? अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लेन, और वो भी अपवर्ड। तो ये दोनों का जो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो जो आता है उसको निकाल के यहाँ रख देते हैं। जैसे इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आया एम ए नॉट कॉस, ये 90 माइनस थीटा, ऊपर में है तो प्लस, और उसके बाद ये नीचे में है एक एम जी, वो माइनस, और ये माइनस एक्स एक्सिस में आया तो फिर माइनस लिखे यहाँ पर। इसका कंपोनेंट, ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? कॉस थीटा होता है। कोई भी फोर्स इधर है, एंगल यहाँ पर है, कितना इसका कंपोनेंट है? ये सिंपली कह देते हैं एफ कॉस थीटा। केवल हमें एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एंगल पता है ए थीटा, तो इसका कंपोनेंट एलोंग माइनस एक्स एक्सिस कितना है? एम ए नॉट टाइम्स कॉस थीटा, जो हमने यहाँ लिखा। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका अल्फा इक्वल टू थीटा आ गया। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू थीटा का मतलब है कि ये भी जो है सो ये एंगल और ये एंगल सेम है। मतलब कि ये जो वाटर का सरफेस है वो इसके पैरेलल हो गया। ये वाटर का जो सरफेस दिख रहा है वो इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हो गया, तभी तो ये अल्फा थीटा हो जाएगा ना। उसी केस में थीटा हो सकता है। यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। ये रहा आपका गाड़ी, ये है पानी का लेवल, और आप इसको कहीं से ये कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो देखिए ये थीटा है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी पैरेलल है, क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये इसके पैरेलल हो गया, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A battery of electromotive force E is equal to 6 volt is connected to a capacitor of capacitance C1 is equal to 6 microfarad. After a long time, capacitor is disconnected from the battery and connected to another capacitor of capacitance C2 is equal to 2 microfarad. The loss of energy is how much? तो देखिए शुरू में क्या है कि एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है C1, एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये बैटरी कितना है? 6 वोल्ट है। ये आर कितना है? आर का वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है। केवल कैपेसिटर से कनेक्टेड रहने से कैसे होगा, काम चलेगा? आर है लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है। यदि यहाँ पर आर नहीं है तो बैटरी के साथ का इंटरनल रेजिस्टेंस है, कुछ तो है, वही सब मिला के कहीं पर तो है, मान लेते हैं कहीं पर है आर है। लेकिन क्या है कि ये बहुत देर तक वेट किया है। बहुत देर तक वेट करने पे क्या होता है? ये फुली चार्ज हो जाता है और इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। और जब इसमें करंट फ्लो नहीं करता है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है E के बराबर, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आप इधर से मेजर कीजिए, वोल्टेज भी आया, वही इधर है माइनस भी। आप यदि किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है? माइनस E। यहाँ से यहाँ गए लोअर टू हायर माइनस E, प्लस यहाँ पर वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस VC। इधर से आए, करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, करंट कितना है? 0 टाइम्स R इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो VC है, वोल्टेज अक्रॉस C, वो है E। रेजिस्टेंस है लेकिन क्या कुछ भी वैल्यू रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर R है और इसको मैंने लगा दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर वोल्टेज इतना है, कितना इसके पास एनर्जी है? कुछ एनर्जी होगा, एनर्जी मान लेते हैं इनिशियल एनर्जी हाफ सी भी स्क्वायर होगा, यही होता है, या क्यू स्क्वायर बाई 2C, जो भी फार्मूला आपको लगाना है ये यही आएगा। C हमें पता है, भी की जगह हमारा क्या है वैल्यू? ये E है, स्पेशल E। इतना आप निकाल लीजिए सबका वैल्यू, या बाद में निकालेंगे। यहाँ पर C जो है सो C1 है एक्चुअली 6 माइक्रोफैराड, बाद में निकालते हैं। इक्वेशन 1। सेकेंड केस में क्या किया उसने अब जो है इसको डिस्कनेक्ट कर दिया बहुत लंबे समय के बाद में। लंबा समय कहने का मतलब है बहुत लंबे समय के बाद में ये फुली चार्ज हो गया और तब इसमें करंट 0 हो गया है। उसी केस में इसके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज है। बैटरी का एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज डिपेंड करेगा करंट पर, क्योंकि यहाँ पर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इनफाइनाइट टाइम में क्या होगा कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वही वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा इसके अक्रॉस। अब उसके बाद क्या कि इसको डिस्कनेक्ट किया और दूसरा कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया।
इधर दिखाते हैं। अब जो है ये बैटरी हमारा है, इसको दूसरा एक कैपेसिटर है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया। ये C1 है, ये C2 है। तो क्या होगा शुरू में, फिर देखिए यहाँ पर यदि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ। तो देखिए कि क्या होता है कि अब इसमें से चार्ज इस फ्लो करने लगेगा, इसमें जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस चार्ज था शुरू में, तो ये चार्ज निकल के ये प्लस बनने लगेगा। ये माइनस है, इधर रहता अंदर में, प्लस अंदर बाहर दिखाती है, खैर ऐसे ये दोनों अंदर रहता है, बाहर मैंने दिखाया वो गलत है, आप इसको समझ लीजिए केवल। और ये इससे चार्ज निकल के इसमें फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, कोई भी चीज़ फ्लो कैसे करता है, कुछ ना कुछ ग्रेडियंट होता है ना। जैसे हवा बहती है, जब प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है, तब हवा बहती है। नदी में पानी बहती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की, वहाँ भी प्रेशर का डिफरेंस है। टेम्परेचर जो है वो जब चेंज होता है, तो टेम्परेचर में जब ग्रेडियंट रहता है तो वहाँ पर हीट बहता है। यहाँ पर जो वोल्टेज में डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, वो जब रहेगा पोटेंशियल में डिफरेंस, तब यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा। तो जब तक ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो नहीं है, कुछ फाइनाइट है, नॉन जीरो वैल्यू है, तब तक चार्ज इससे फ्लो करेगा। और वो तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों के अक्रॉस सेम नहीं हो जाए। तो मान लेते हैं एक समय में इसका पोटेंशियल भी हो गया, इसका भी हो गया, अब चार्ज फ्लो करना बंद कर दिया। शुरू में इस पर कितना चार्ज था, मान लेते हैं Q चार्ज था शुरू में, यहाँ से निकाल सकते हैं चार्ज कितना है Q, वो है C1 टाइम्स ये, इसके अक्रॉस वोल्टेज इतना है ना, इतना चार्ज है शुरू में Q। इसमें कितना हो जाएगा, कुछ चार्ज निकल के इसमें चला गया, इसके पास Q स्मॉल q, इसके पास बच गया Q माइनस Q, सेम चार्ज यहाँ ऑपोजिट साइन के साथ ये है। अब इसको सब चार्ज फ्लो करने के बाद इस तरह से यह इक्विलिब्रियम में है। क्यों इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है सो वही है जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है। ये V1 और V2 दोनों सेम है। V1 कितना है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, आपको एक फार्मूला याद होगा, Q=CV। यहाँ से वोल्टेज निकालिए, वोल्टेज जो है सो Q/C है। इसके अक्रॉस कितना, इस पर कितना चार्ज है, Q माइनस स्मॉल q बाय इसका जो C1 है, इस पर कितना चार्ज है, Q/C2। तो यहाँ से आप कह सकते हो Q माइनस Q/Q C1/C2। और C1/C2 कितना है देख के बता सकते हो। C1 है 6 माइक्रोफेराड और C2 है 2 माइक्रोफेराड। C1 है 6 माइक्रोफेराड और ये है 2 माइक्रोफेराड, तो ये हो गया 3। और इधर कितना हो गया, Q/q माइनस 1, Q/q = 4। तो स्मॉल q कितना आया, कैपिटल Q/4, ठीक है। तो अब जब हम चार्ज पता हो गया दोनों जगह, यहाँ पर कितना चार्ज है, अब ये जो चार्ज दिख रहा है वो है Q माइनस स्मॉल q का वैल्यू तो निकाले Q/4, तो ये हो गया 3Q/4। और ये Q कितना आया, स्मॉल q कैपिटल Q/4। चार्ज पता है तो हमें यहाँ पर कितना एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है इस कैपेसिटर में, वो हमें पता है। एनर्जी फाइनली देखते हैं, दोनों पे देखेंगे। यहाँ पर जो है हाफ, कौन सा फार्मूला लगा है एनर्जी के लिए, देखिए जो फार्मूला है वो आप तो हाफ CV² लगा सकते हैं। तो ये लगाने के लिए हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर निकालेंगे, ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। और नहीं तो आप सिंपली कर सकते हो हाफ Q²/C, ये Q²/2C, हम यही फार्मूला लगाते हैं, Q²/2C। Q कितना है यहाँ पर, इसका जो Q है वो देखना है, टोटल नहीं। यहाँ पर कितना चार्ज है, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q का स्क्वायर/2C1। यहाँ पर कितना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, सेम फार्मूला। यहाँ पर चार्ज कितना है, स्मॉल q स्क्वायर/2C2। सबका वैल्यू रखिए, यही आपका फाइनल एनर्जी है। Q माइनस Q ये कितना है, 3Q/4 होल स्क्वायर/1/2C1। और ये हो गया कैपिटल Q/4 का स्क्वायर, यहाँ से देख लिए, /2C2। सबका वैल्यू रख देते हैं। ये हो गया, कितना हो गया, ये 9/32 Q²/C1। और ये हो गया कितना, Q²/32C2।
Q जो है सो C1E है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए पूरा, तो आपको वैल्यू आ जाएगा। ये कितना आ गया यहाँ पर, Q²/32 हम बाहर कर लेते हैं तो 9/C1, और इधर कितना आया 1/C2। इसको वैल्यू रखते हैं, इधर जाकर वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। Q का वैल्यू बाद में रखेंगे, अभी 32 कर लेते हैं इसको। Q/C1 नहीं, Q नहीं, 9 है, 9/C1, तो 9C2 + C1/C1C2, ये हो गया फाइनल एनर्जी। Q1 का भी वैल्यू रख देते हैं। Q जो है, Q1 नहीं, Q का वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। शुरू में जो था चार्ज C1E उसका स्क्वायर बाय 32, 9C2 + C1/C1C2। तो लॉस कितना हुआ, शुरू में जो एनर्जी था वो, अब जो एनर्जी है वो, दोनों का डिफरेंस। शुरू में कितना एनर्जी था, हाफ C, कितना था ये, हाफ C1E²। आप चाहते तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते थे, हाफ C1E², और यहाँ पर है C1²E²/32, और इधर इतना वैल्यू है 9C2 + C1/C1C2। इसमें से तो एक C1 चला गया ना, और इसमें से कॉमन करते हैं, ε² C1/2 कॉमन कर लिया। यहाँ कितना बच गया 1, यहाँ कितना बच गया, ये C1² में से C1 यहाँ चला गया, एक तो कट गया, ये ε² ये भी चला गया, तो नीचे बचा 32, और इधर कितना बचा 9C2 + C1/C2, इतना बचा। वैल्यू रख दीजिए सबका। C1 कितना है, C1 पे एक बार देखते हैं। C1 है 6 माइक्रोफेराड और C2 है 2 माइक्रोफेराड। C1 है 6 माइक्रोफेराड, ये बैटरी कितना है, बैटरी का वैल्यू 6 वोल्ट था शायद, 6 वोल्ट है, 6²/2। 1 माइनस यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। C2 है 2, C1 है 6, और नीचे में C2 है 2। यहाँ पर भी माइक्रोफेराड, यहाँ भी माइक्रोफेराड, यूनिट कट गया, इसका कोई यूनिट नहीं है। ये कितना हो गया 3 × 36, 1 माइनस ये कितना हो गया 18 और 6 24 में से 2 गया तो 12, कुछ तो गलत है। गलत ही क्या है, गलत है कि 32 भूल गए लिखने के लिए, 32/32। ये 9 × 2 18, 6 24 को 2 से डिवाइड किया, 12/8, ये 4 दिया 12 और 4 8 32। 3 × 36 आया 1 - 3/8, और यहाँ पर देख लीजिए एक मिनट, और ये C1 का वैल्यू जो है हमने कितना लिखा 6, एक्चुअली ये 6 माइक्रोफेराड है, तो यहाँ पर माइक्रो कूलाम हो जाएगा, माइक्रो जूल एक्चुअली, इसका टोटल का यूनिट जूल है ना, ये माइक्रो जो लिखना आपको भूल गए, यहाँ पर देख लीजिए, वही मैंने माइक्रो यहाँ लिख दिया, माइक्रो जूल। अब निकाल लीजिए 3 × 36, ये कितना हो गया 8 - 3 5/8, (27 × 5/2), कुछ गड़बड़ है, ये 5/2 जो है सो नहीं आना चाहिए था, थोड़ा सा गलत है। देखिए गलत कहाँ है, गलत देखिए यहाँ पर है, ये 2 मैंने कॉमन कर लिया, और यहाँ मैंने तब भी 32 लिखा, तो हम क्या करते हैं 2 से करेक्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × A हो गया, 2 × A हो गया, 2 × A हो गया, ये 2 टाइम्स हम जो है सो करेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, और नीचे को हटाना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं, देखिए कितना आ गया अब, ये 3 × 36, ये 4 बार में चला गया, तो 4 1 - 3/4 है,
इतना माइक्रोजूल, 3 टाइम्स 36, 1/4, 9th में चला गया, 27 माइक्रोजूल। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आसान है। आसान क्या है कि आपको दो केसेस में, पहला केस में ये देखिए, ये 27 माइक्रोजूल हो गया आंसर। पहला केस में ये बैटरी के साथ कनेक्टेड और बहुत देर वेट कीजिएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वही होगा जो इसका इलेक्ट्रोनेटिक फोर्स है। इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो है बैटरी के अंदर में है। तो जब इससे बहुत देर के बाद में वोल्टेज और इसका इलेक्ट्रोनेटिक फोर्स दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसके अंदर जो वोल्टेज है वही है जो इसका इलेक्ट्रोनेटिक फोर्स है। लेकिन जब करंट फ्लो करेगा तो ये कुछ वोल्टेज खा जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसका निकालते हैं कि कितना इसके अक्रॉस वोल्टेज है, वो है वही जो इसका इलेक्ट्रोनेटिक फोर्स है, और तब हम इसका एनर्जी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से इसको हटा लिए और C2 के साथ कनेक्ट कर दिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा और इसमें चला जाएगा। ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कितना चार्ज फ्लो करके पहुँचा है, और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि एक Q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q कितना है, यानी चार्ज पहले कैपेसिटर पर कितना है और दूसरे कैपेसिटर पर कितना है। जब आपको चार्ज पता हो गया है तो आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हो, Q²/2C, इसका एनर्जी निकालने में। तो यहाँ पर कितना एनर्जी, यहाँ पर कितना एनर्जी है, सो सेकंड केस में एनर्जी का सम जो है वो निकाल लिया है, UF इतना आ रहा है। तो लॉस कितना हुआ, शुरू में इतना था, यदि लॉस हुआ है तो बाद में कम रहेगा, इसको माइनस कर दिए। फाइनल हमारा वैल्यू हमारा पॉजिटिव आना चाहिए यदि लॉस हुआ है तो, और आप देखोगे कि सबका वैल्यू रखने के बाद में 27 माइक्रोजूल जो है कम हो गया, इतना लॉस हो गया। तो ये आपका आंसर ऐसे हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 लॉन्ग इंसुलेटेड वायर ईच कैरिंग करंट I = 10 एम्पियर आर अलाइंड along पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x, y and z एक्सिस। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P 1 मीटर 0 पर कितना होगा। तो देखिए ये दो हमने ऐसे बना दिया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और z एक्सिस को कैसे बनाऊँ, ऐसे बना देता हूँ। ये जो z एक्सिस है ये हमारा है ऐसे, ये x y इस प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में है, और z इसके परपेंडिकुलर मेरी तरफ आता हुआ है। ठीक है, ये z एक्सिस। अब क्या है कि इसने जो वायर बैठाया है वो बिल्कुल यही वायर है, एक तरह से इसी के साथ बैठा हुआ वायर, एक वायर इधर, और बहुत लॉन्ग वायर है। मैं आप सोच सकते हैं इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है ये तीन को जो वायर है, इसमें करंट इधर, इसमें करंट इधर जा रहा है। और हमें आपको बताना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, 110 पर, 1 मीटर, ये 0 मैंने किसके प्लेन में, ये इस पॉइंट जो P है इसका कोऑर्डिनेट है 110 यहाँ पर। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B, वो होगा सम तीनों के वजह से, x के वजह से होगा, y एक्सिस के अलोंग जो वायर है उसके वजह से होगा, और g एक्सिस के अलोंग जो वायर है उसके वजह से होगा, तीनों के सम के वजह से होगा। अब आप यदि ध्यान दोगे तो ये दोनों के वजह से जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इस वायर से जो इसका मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर। वाई एक्सिस के वायर से कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर में, सिमेट्रिक है, दोनों एक ही मीटर डिस्टेंस पर है, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इन्फाइनाइट वायर के वजह से μ0 I/2 πd, ये d है डिस्टेंस, यहाँ पर 1 मीटर है दोनों वायर के लिए, तो दोनों के लिए सेम हो गया। डायरेक्शन आपको जो है सो राइट हैंड कर्ल रूल से यूज करके बनाना पड़ेगा। इसके वजह से जो डायरेक्शन है वो किधर आ है, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं किधर है। अपना चारों राइट हैंड लीजिए, उसके जो चारों फिंगर्स हैं, थंब छोड़ के चारों फिंगर्स हैं, उसको आप करंट के डायरेक्शन में रखिए जो कि एक्स एक्सिस है यहाँ पर, और उसके बाद ये चारों फिंगर को आप कर्ल कीजिए बिना थंब को कुछ किए हुए। चारों फिंगर को कर्ल करके P की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। थंब आपको ऊपर दिखा रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो K एक्सिस की तरफ है, Z एक्सिस की तरफ है, प्लस के। इसका निकालना है Y की वजह से, तो Y की तरफ जो करंट गया है, Y की तरफ आप अपना चारों फिंगर पे ऐसे ही कीजिए, उसे कर्ल कीजिए चारों फिंगर को बिना थंब को कुछ किए P की तरफ। आपका फिंगर जो है सो नीचे दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है मतलब Z माइनस की तरफ दिखा रहा है, यह जो है माइनस K की तरफ दिखा रहा है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, एक का डायरेक्शन एलोंग K एक्सिस है, एक का माइनस K एक्सिस है, तो दोनों मिलकर 0 हो गया। तो BP जो बच गया वो केवल Z की वजह से जो है वो है, और Z की वजह से कितना है, सेम फार्मूला लगाएंगे μ0 I/2 πd।
आपकी डी की जगह डी प्राइम लिखते हैं क्योंकि डी हमने यहाँ पर 1 मीटर लिखा था। अब डी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी हमारा। ये जो जेड एक्सिस के अलोंग जो वायर गया है वहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ए है ना, ये नहीं है, ये तो इससे डिस्टेंस है, और ए 1 मीटर इससे डिस्टेंस है। ये जेड एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस है, और ये क्या है, डायगोनल है इस सब का। तो डी कितना हो गया, डी हो गया स्क्वायर रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि आया स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये आपका वैल्यू हो गया, रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू म्यू 0/2 पाई। देखिए म्यू 0/2 पाई जो है ये कितना होता है, म्यू 0 आप रखेंगे 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁷ और नीचे 2 पाई है। करंट है 10 और डी प्राइम आया स्क्वायर रूट ओवर 2। ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, डायरेक्शन आपको डायरेक्शन भी बताना है ना। देखिए इसमें डायरेक्शन दिया है, तो डायरेक्शन किधर लगेगा, डायरेक्शन लगेगा इधर ना। देखिए ये डायरेक्शन जो होता है वो जिधर करंट जिधर आर है आपका, इस वायर से जिधर आर है, सो सिंपली ये बीओ सेवाट लॉ यूज करेंगे, आइडियल क्रॉस आर। करंट जिधर करंट फ्लो कर रहा है, डीएल तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ये आई है। करंट की तरफ अपना चारों फिंगर रखिए, मैंने वाई एक्सिस जी एक्सिस में, जेड एक्सिस में अपना चारों फिंगर रखिए और अपना चारों फिंगर को कर्ल कीजिए इस लाइन में आर, जिधर पोजीशन वेक्टर है। यहाँ से पी की तरफ जाते समय इधर जो है सो कर्ल करना है। चारों फिंगर को जेड एक्सिस में कीजिए, उसे कर्ल कीजिए, ये जाएगा इस डायरेक्शन में। या तो आप इसको चाहते तो यहाँ पर ऐसे कर सकते थे कि के कर्ल वेक्टर ये वाला है, इसका क्या डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन यहाँ पर है, जस्ट डायरेक्शन बताना है और कुछ नहीं। तो इसका डायरेक्शन है आई प्लस जे, राइट, ये है डायरेक्शन। ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसको स्क्वायर रूट ओवर 2 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्क्वायर रूट ओवर 2, तो स्क्वायर रूट ओवर 2 से हम डिवाइड कर दिए, तो ये डायरेक्शन है हमारा है। और ये किधर दिखा रहा है आप देख सकते हो, के को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया माइनस जे, के को जे से मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं के को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, जे आया प्लस जे, और के को जे से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस आई बाय स्क्वायर रूट ओवर 2। यही यहाँ पर आपका डायरेक्शन है। तो इसमें डायरेक्शन ऐड कर दीजिए, माइनस आई प्लस जे होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर 2। वही यहाँ पर भी कर देते हैं, माइनस आई प्लस जे बाय स्क्वायर रूट ओवर 2। ये कितना आ गया 2, ये स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 और ये सब खत्म हो गया, बचा 10⁻⁻⁶ माइनस आई प्लस जे। इतना आपको करने की जरूरत भी नहीं है। क्या है, क्या जिस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है ये माइनस आई प्लस जे एक ही जगह है, तो और कुछ करने की जगह नहीं है, बस इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। ये देखिए माइनस 10⁻⁶ है, इसको माइक्रो में लिख देते हैं, इसके जगह पर माइक्रो टेस्ला, ये तो टेस्ला होता, 10⁻⁶ टेस्ला, इसको 2 माइक्रो टेस्ला, जस्ट माइक्रो टेस्ला लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर। एक रिंग है, यहाँ पर मान लीजिए रिंग है, और उस रिंग के बीच में जो है सो एक स्क्वायर है। इसके बीच में है, कहीं पर बीच में, ठीक है। इसका साइड ए है और इसका रेडियस आर है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, किसी एक वायर में आप करंट फ्लो कीजिए और दूसरा में देखिए कि फ्लक्स कितना हो रहा है। फ्लक्स जो है सो प्रोपोर्शनल होगा जो करंट आप फ्लो करेंगे उसके, और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। करंट फ्लो कीजिए एक वायर में और ये फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए दूसरा वायर में, F2 = MI1 लिख रहे हैं। I1 का मतलब है एक जो यहाँ पर जो कुछ भी ये स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब एक कॉइल में, कॉइल नंबर 1 में आप करंट कुछ फ्लो कीजिए I, और जो दूसरा वायर, दूसरा जो लूप है उसमें आप फ्लक्स के कैलकुलेट कीजिए। तो ये जो है इसका प्रोपोर्शनल आएगा, और I छोड़ के जो कुछ भी होगा वो हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब सवाल उठता है कि करंट इसमें पास कर रहा है या इसमें पास कर रहा है।
हम किसी में भी करा सकते हैं, लेकिन हम अपना सुविधा को देखेंगे कि यदि हम इसमें करंट पास कराते हैं, यदि करंट को हमने इसमें पास कराया, इसमें पास कराया यदि करंट को, तो इसके हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि बहुत छोटा है। ये जो है सो मच मच स्मॉलर देन आर है, लिखा हुआ ना, तो हर एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। यदि हमने यहाँ पर इसको करंट फ्लो कराया तो फिर निकालने में दिक्कत होगा, यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वो दिक्कत होगा। तो आसानी हमारे लिए ये है कि हम सर्कुलर ग्रुप में करंट पास कराएं और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह सेम मान लेंगे। तो वही करते हैं, इसमें हमने करंट I1 फ्लो कराया और यहाँ पर जो सो फ्लक्स निकालते हैं A2 पर, इसको यहाँ पर। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड को का जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसका एरिया वेक्टर से। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका एरिया कितना है, अब देखिए यहाँ पर हर जगह सेम है B, तो हम बाहर कर देते हैं और ये ds ले लेते हैं, B डॉट ds ले लेते हैं। और ds क्या है, तो छोटा है हर जगह, तो सिंपली इसको हम एरिया ले लेते हैं इसका, और ये एरिया कितना है, और ये देखिए दोनों का डायरेक्शन भी देख लीजिए। यहाँ से जो करंट आ रहा है उसका डायरेक्शन किधर है, इसके परपेंडिकुलर। ये जो आपको सर्किल स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, एक्सिस की तरफ ना, और वो एक्सिस ये यहाँ पर दोनों कोप्लेनर है, दोनों एक ही प्लेन में है। ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, दोनों कोप्लेनर होना चाहिए। यदि कोप्लेनर नहीं तो एंगल को भी कंसीडर करना पड़ेगा, दोनों कोप्लेनर है। तो यहाँ पर जो फील्ड इस लूप के वजह से है वो इसके एक्सिस के अलोंग है, और वो एक्सिस इसके ये जो दिख रहा है आपको स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब एंगल जो है यहाँ पर थीटा वो 0 हो गया। ये एंगल किसके बीच में है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसका एरिया वेक्टर भी इसके एक्सिस के अबाउट होता है, ये जो है ना इस एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है, और वो उधर ही इसका एक्सिस भी है। तो दोनों का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो इसलिए ये डॉट का कोई मीनिंग नहीं है, cos 0 डिग्री 1 होता है। और ये एरिया जहाँ पर हम जस्ट सेम ले लेते हैं क्योंकि B हर जगह सेम है, तो एरिया हो गया पाई A स्क्वायर। और यहाँ पर फील्ड को B0 कहते हैं, सेंटर पर है तो, और B0 कितना है सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इस रिंग की वजह से, रिंग की वजह से जो सेंटर पे होता है वो होता है B0 = μ0 I/2r, पाई भी नहीं होता है। तो μ0 I यहाँ I1 है /2 रेडियस ये होता है, और पाई A स्क्वायर। यहाँ से अलग कीजिए I1 को, I1 इधर कर दिए और जो बच गया उसको इधर लिख लेते हैं, μ0 पाई A स्क्वायर /2r। यही हो गया आपका MI, M यही वैल्यू है, μ0 पाई स्क्वायर /2r। आपका आंसर हो गया μ0 पाई A स्क्वायर। हम तो गलत कर दिया ना, ये पाई क्यों आ गया, ये तो सर्किल है तो सर्किल का रेडियस पाई स्क्वायर नहीं होता ना। यदि ये सर्किल होता, सर्किल में बोल रहा है, इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर का तो यहाँ गलत मैंने किया, ये पाई कहाँ से आ गया, जस्ट A स्क्वायर, तो पाई नहीं रहेगा। तो आ गया हमारा μ0 A स्क्वायर /2r, μ0 A स्क्वायर /2r, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। यदि इसके जगह पर एक सर्किल दे देते तो अब यहाँ पर पाई r स्मॉल r स्क्वायर लिखता है, इसका रेडियस स्क्वायर लिखता है। हो सकता था कि ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, कॉइल जो दिख रहा है, वो दोनों कोप्लेनर नहीं हुए कि एंगल दे देंगे, तो यहाँ पर हमें वो एंगल देखना पड़ेगा, ये एंगल जो है cos थीटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से ये बन जाएगा। तो इस तरह से कोई भी सवाल आए आप इसको बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा का सॉल्यूशन लाएंगे। थैंक यू।